राजा बलदेव सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने करीम चाचा हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज, रामू का कर्ज अब 500 स्वर्ण मुद्रा हो चुका है। अगर उसने अगले महीने तक नहीं चुकाया तो उसकी जमीन जब्त हो जाएगी। मुझे उसकी गरीबी से कोई सरोकार नहीं। नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसान हो या कोई और। राजकुमारी सरला पर्दे के पीछे से ये सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, पिताजी, इतनी कठोरता क्यों? रामू तो बहुत मेहनती है, उसे थोड़ा समय और दे दीजिए। राजकुमारी की बातें सुन के राज चौंक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 1 महीना और। सरला मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक रहा था। इधर रामू दोपहर के तेज धूप में खेत से थका हारा लौटता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी गौरी, जो गर्भवती थी, वो दरवाजे पे खड़ी थी। आज फिर खाली हाथ लौटे। बच्चा आने वाला है, घर में एक दाना अनाज नहीं है। गौरी, चिंता मत करो, राजकुमारी सरला जी ने कर्ज के लिए 1 महीना और दिलवा दिया है। भगवान भला करे उनका। गौरी के चेहरे पे हल्की राहत आती है, पर तभी दादी शांता, जो पड़ोस में रहती है, लाठी टेकते हुए आती हैं। बेटा रामू, उस राजकुमारी पर भरोसा मत करना। इस गांव में जब भी कोई खुशी की बात लगती है, उसके पीछे कोई नया दुख छुपा होता है। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। दादी, आप हमेशा डराने वाली बातें करती हो। राजकुमारी ने तो हमारी मदद की है। दादी शांता उदास होकर सिर हिलाती है, जैसे उसे कुछ पता हो जो वो अभी कहना नहीं चाहती। रात को पंडित गोविंद हवन कर रहे होते हैं। तभी सुखिया दौड़ता हुआ आता है। पंडित जी, गौरा भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, जल्दी चलिए, कुछ अशुभ लग रहा है। पंडित गोविंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हवन कुंड की आग को देखते हैं, जो अचानक बुझने लगती है। हे भगवान, ये वही रात है। हर पीढ़ी में यही होता है। इस बार भी अगर बच्चा एक लड़का हुआ तो। वो बात अधूरी छोड़कर तेजी से रामू के घर की ओर भागते हैं। गौरी प्रसव पीड़ा से कराह रही है। दाई अंदर उसकी सेवा में लगी है। रामू बाहर बेचैनी से हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहा है। हे भगवान, मेरी गौरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। हमारे पास धन नहीं है, पर हमारी नीयत साफ है। इतनी दया तो कीजिए प्रभु। पंडित गोविंद तेज कदमों से पहुंचते हैं। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सुखिया उनके पीछे पीछे आता है, हांफते हुए। रामू बेटा, धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मैं अंदर जाकर दाई से बात करता हूँ, तुम यहीं बाहर रुको शांति से। रामू भाई, तुम इतना परेशान मत हो। पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। दाई अंदर से बाहर आती है, चेहरे पर उलझन के भाव लिए हुए। पंडित गोविंद उसे रोककर पूछते हैं, क्या हुआ दाई? बच्चा ठीक है ना? गौरी की हालत कैसी है, जल्दी बताओ। यहाँ सब लोग बहुत चिंतित होकर इंतजार कर रही हैं। पंडित जी, बच्चा तो सकुशल जन्म ले चुका है, बेटा हुआ है, पर गौरी बहुत कमजोर हो गई है। उसे अभी आराम और अच्छी देखभाल की सख्त जरूरत है। रामू ये सुनकर खुशी से अंदर की ओर दौड़ता है। पंडित गोविंद पीछे से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रामू का ध्यान सिर्फ अपने बेटे की तरफ था। मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इतने सालों की तपस्या के बाद भगवान ने हमारी सुन ली। आज मेरे घर में एक वारिस ने जन्म लिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। सरला अपने कमरे की खिड़की से गांव की तरफ देख रही थी, जहां दिए जल रहे थे। तभी उसकी दासी कक्ष में प्रवेश करती है। राजकुमारी जी, गांव में खबर फैली है कि किसान रामू के घर बेटे का जन्म हुआ है। पूरा गांव आज बहुत खुश और उत्साहित नजर आ रहा है इस बात से। सरला के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, जो खुशी की नहीं बल्कि किसी गहरी सोच की सोच लग रही थी। अच्छा हुआ कि बेटा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी और शुभ बात है। मुझे लगता है हमें इस परिवार की और भी मदद करनी चाहिए समय आने पर।
दासी सिर हिलाकर चली जाती है। सरला खिड़की से नजरें हटाकर मेज पर रखी एक पुरानी किताब की तरफ देखती है। पूरा गांव रामू के घर के बाहर इकट्ठा हुआ था। मुखिया जी सबसे आगे खड़े होकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, रामू बेटा, आज पूरा गांव तुम्हारी खुशी में शामिल है। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है। हम सब मिलकर इसे बड़ा करेंगे और संभालेंगे। मुखिया जी, आप सबका ये प्यार देखकर मन भर आया है। गरीब होकर भी हमें इतना अपनापन मिला है, यही हमारी असली दौलत है। इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं। कमला, जो रामू की बहन थी, भाई, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल चांद जैसा सुंदर है। इसकी आंखों में गजब की चमक है। लगता है ये बड़ा होकर पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। मुझे पूरा यकीन है। दादी शांता अकेली अपने आंगन में बैठी बच्चे के जन्म की खबर सुन रही थी। पंडित गोविंद वहां आते हैं, चेहरे पर उलझन लिए हुए। शांता, तुम तो गांव की सबसे पुरानी और अनुभवी हो। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब ऐसा जन्म हुआ था तब क्या क्या घटनाएं हुई थी गांव में? पंडित जी, मुझे सब याद है। हर बार खुशी के तुरंत बाद कोई ना कोई मुसीबत आई है इस परिवार पर इस बार शायद भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। सांता बूढ़ी की बातें सुन के पंडित गोविंद संतुष्ट नहीं दिखे, पर वे कुछ कहे बिना सिर हिलाकर वहां से चले जाते गए, मन में कई सवाल लिए हुए। इधर राजकुमारी सरला राजमहल के बगीचे में टहल रही थीं। राजा बलदेव वहां आते हैं। बेटी, तुमने पिछले कुछ दिनों से गांव के मामलों में बहुत रुचि दिखाई है। क्या बात है? कोई खास वजह है इसके पीछे? मुझे बताओ जरा खुलकर। पिताजी, मुझे लगता है कि एक राजकुमारी होने के नाते प्रजा की भलाई देखना मेरा कर्तव्य है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा राज्य सुखी और समृद्ध रहे। बस इतनी सी बात है। राजा बलदेव मुस्कुराकर उसकी बात मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सरला पीछे मुड़कर गांव की दिशा में देखती है। उसके चेहरे के भाव फिर बदल जाते हैं। सूखे खेत में रामू अकेला खड़ा मिट्टी को हाथ में लेकर देख रहा था। बारिश ना होने से पूरी फसल सूख चुकी थी। सुखिया वहां आता है, चेहरे पर चिंता लिए हुए। रामू भाई, इस बार भी बारिश नहीं हुई। पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई है। अब हम करीम चाचा का कर्ज कैसे चुकाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुखिया, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तब से जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। पहले सूखा, फिर बीमारी, अब ये फसल भी बर्बाद। पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ। रामू की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वो आसमान की तरफ देखता है, जहां काले बादल तो हैं, पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। गौरी अपने बेटे को गोद में लेकर सुला रही थी। बच्चा बुखार से तप रहा थी। कमला पानी की पट्टी लेकर आती है। भाभी, इसे बहुत तेज बुखार है। मैंने वैद्य जी को बुलावा भेजा है, पर रास्ते में बारिश की वजह से उन्हें आने में देर हो सकती है। हमें धैर्य रखना होगा। कमला, मुझे डर लग रहा है। जब से ये पैदा हुआ है, न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी आशंका बनी रहती है, जैसे कोई अनदेखा साया हमारे परिवार पर मंडरा रहा हो। बाहर बिजली कड़क रही थी। रामू भीगा हुआ घर में दाखिल होता है, साथ में वैद्य जी को लेकर। वैद्य बच्चे की नब्ज टटोलते हैं, चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। दादी शांता अकेली बैठी दिए की रोशनी में कुछ पुराने कपड़े में लिपटी चीज को देख रही थी। पंडित गोविंद वहां आते हैं, बारिश में भीगे हुए। शांता, गांव में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। सूखा, बीमारी, अब रामू का बच्चा भी बीमार पड़ गया है। ये सब महज संयोग नहीं लगता मुझे। पंडित जी, मुझे डर है कि जो मैंने बरसों पहले सुना था वो सच साबित ना हो जाए। पर अभी वक्त नहीं आया सच बोलने का। थोड़ा और इंतजार करना होगा हमें। पंडित गोविंद उलझन भरी नजरों से दादी को देखते हैं, पर वो आगे कुछ नहीं कहती। इधर वैद्य जी बच्चे की जांच करके
उदास चेहरे रामू और गौरी बेचैनी से उनके सामने खड़े थे, आंखों में उम्मीद लिए हुए। रामू, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है हमें किसी बड़े वैद्य को शहर से बुलवाना पड़ेगा तुरंत। वैद्य जी, शहर से बड़ा वैद्य बुलाने में तो कई दिन लग जाएंगे। इतना समय कहाँ है हमारे पास? कृपया कुछ और उपाय बताइए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। गौरी बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है। कमला उसे संभालने की कोशिश करती है, पर उसकी अपनी आंखें भी भर आई हैं। भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। मैंने इतने सालों तक इंतजार किया है इसके आने का। अब इसे मुझसे मत छीनना, दया करो प्रभु। घर में मातम जैसा माहौल था। बच्चे की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। मुखिया जी और सुखिया भी वहां पहुंच चुके थे। सब चिंतित खड़े थे। रामू, धैर्य रखो बेटा, भगवान बड़ा दयालु है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हम सब यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। अचानक बच्चे की सांस रुक जाती है। गौरी जोर से चीख पड़ती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? रामू टूटे हुए मन से बच्चे को गोद में उठाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज गले में ही अटक जा रही थी। मेरा बेटा, मेरा वारिस, भगवान ने इतनी जल्दी मुझसे मेरी खुशी क्यों छीन ली? क्या मेरी गरीबी ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया में? दादी शांता खिड़की से ये सब सुनकर आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे पहले से यही पता था। पंडित गोविंद दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। शांता, रामू का बच्चा नहीं रहा। जो तुमने बरसों पहले कहा था वही आज सच साबित हो गया। अब हमें और चुप नहीं रहना चाहिए। पंडित जी, मुझे डर था यही होगा। ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये उसी पुराने श्राप का हिस्सा है जो सदियों से इस परिवार का पीछा कर रहा है। पंडित गोविंद कांपते हाथों से अपनी माला पकड़ लेते हैं और उनके चेहरे पर गहरा भय साफ नजर आ रहा था। अगर ये सच में वही पुराना श्राप है तो इसका मतलब ये अभी खत्म नहीं होगा। आने वाली हर पीढ़ी को यही दर्द झेलना पड़ेगा जब तक कोई सच सामने ना आए। बच्चे का अंतिम संस्कार हो चुका था। गौरी चुपचाप एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी थीं। तभी रामू उसके पास आकर बैठता है और उसका हाथ थामते हुए कहता है, गौरी, मुझे पता है ये दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। जिंदगी अभी बाकी है, हमें आगे बढ़ना ही होगा किसी तरह। रामू, मुझे लगता है ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है। दादी शांता जब भी हमारे बच्चे को देखती थी, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर होता था। मुझे अब सब समझ आ रहा है। कमला दरवाजे से ये सुन लेती है। वो तुरंत बाहर निकलकर दादी शांता के घर की ओर भागती है, मन में कई सवाल लिए हुए। दादी, सच बताओ, आप हमसे कुछ छुपा रही हो। मेरे भतीजे की मौत कोई साधारण बात नहीं थी। आपकी आंखों में मैंने डर देखा है। अब चुप मत रहो। बेटी कमला, ये राज इतना पुराना और भारी है कि बोलते हुए भी मेरी आत्मा कांप जाती है। पर अब शायद वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए धीरे धीरे। रामू और गौरी भी वहां पहुंच जाते हैं, चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों लिए हुए। दादी शांता एक गहरी सांस लेती हैं। तुम्हारे परिवार पर बरसों पुराना एक श्राप है रामू। हर पीढ़ी में एक बच्चा जन्म से पहले ही या जन्म के तुरंत बाद मर जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। श्राप? पर दादी, ये श्राप हमारे परिवार पर आया कैसे? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमें ही ये सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है बार बार? ये कहानी बहुत पुरानी है रामू। इसकी जड़ें राजमहल से जुड़ी हैं।
पर पूरा सच बताने से पहले मुझे कुछ और पता लगाना होगा। थोड़ा समय दो मुझे। रामू और गौरा घर लौटते हैं, मन में 1000 सवाल लिए हुए। सुखिया वहां इंतजार कर रहा था। रामू भाई, क्या पता चला दादी से? मुझे भी बताओ, शायद मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकूं। इस मुश्किल घड़ी में हम साथ हैं तुम्हारे। सुखिया, दादी कह रही हैं ये कोई पुराना शाप है जिसकी जड़ें राजमहल से जुड़ी हैं, पर पूरी बात अभी साफ नहीं है। कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। गौरी खिड़की से राजमहल की तरफ देखती है, जहां दूर से सरला के कमरे की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू, मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी राजकुमारी सरला का नाम आता है मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? रामू उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, पर कुछ कह नहीं पाता। दादी शांता अपने पुरानी संदूक से एक फटी पुरानी डायरी निकालती है। पंडित गोविंद वहां पहुंचते हैं। चेहरे पर उत्सुकता और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। शांता, तुमने कहा था कुछ पता लगाना है। क्या तुम्हें कुछ मिला? ये डायरी कैसी है? इसमें क्या राज छुपा है हमारे गांव का? पंडित जी, ये डायरी मेरी माँ ने लिखी थी जब वो राजमहल में दासी का काम करती थी। इसमें एक भयानक सच लिखा है जिसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई थी। दादी शांता कांपते हाथों से डायरी का एक पन्ना खोलती है और पंडित गोविंद को दिखाती है। इसमें लिखा है कि 100 साल पहले इसी राज परिवार की एक बेटी ने एक गरीब परिवार पर शाप दिया था, क्योंकि उस परिवार ने राजा की एक साजिश को उजागर कर दिया था। तो इसका मतलब ये श्राप सिर्फ रामू पर नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान पर है। और ये श्राप देने वाली उस समय की राजकुमारी थी, जैसे आज सरला है। सरला अपने पूर्वजों की एक पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी है। उसकी दासी कक्ष में प्रवेश करती है। राजकुमारी जी, गांव में खबर फैल रही है कि दादी शांता के पास कोई पुरानी डायरी है जिसमें राज परिवार से जुड़ा कोई राज लिखा हुआ है। सरला का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो जाता है, फिर वो तुरंत सामान्य होने की कोशिश करती है। डायरी? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जाओ पता लगाओ कि उस डायरी में असल में लिखा क्या है। मुझे हर जानकारी चाहिए, जल्द से जल्द। दासी सिर झुकाकर चली जाती है। सरला तस्वीर की तरफ मुड़कर उसे गुस्से से देखती है, जैसे वो तस्वीर ही उसकी दुश्मन हो। पुरानी बातें दफन ही रहनी चाहिए। अगर ये सच बाहर आ गया तो मेरा पूरा वजूद और ये राजगद्दी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये मैं होने नहीं दूंगी। रामू और गौरी दादी शांता के घर से लौटे। मुखिया जी और सुखिया को पूरी बात बताते हैं। सब लोग गंभीर होकर सुनते हैं। रामू भाई, मुझे लगता है हमें उस रहस्यमयी फकीर को ढूंढना चाहिए जो पास की जंगल में रहते हैं। लोग कहते हैं उन्हें हर पुराने राज की जानकारी होती है। रामू और सुखिया घने जंगल में फकीर बाबा को ढूंढते हुए भटक रहे थे। रास्ता कठिन था, चारों तरफ घनी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ थे। रामू भाई, ये जंगल तो बहुत घना और डरावना है। गांव वालों ने कहा था फकीर बाबा इसी इलाके में कहीं एक पुरानी गुफा में रहते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सुखिया, जब तक सच सामने नहीं आता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बेटे की मौत का जवाब चाहिए मुझे, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना छाननी पड़े। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर फकीर बाबा आग के सामने आंखें बंद किए बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। आओ रामू, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहां आओगे। तुम्हारे परिवार का दर्द मैंने बरसों से महसूस किया है। बैठो, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता?
कृपया मुझे बताइए, ये श्राप हमारे परिवार पर आया कैसे और इसे तोड़ने का कोई उपाय है क्या हमारे पास? 100 साल पहले इसी राज परिवार की एक राजकुमारी ने तुम्हारे पूर्वजों को श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा की एक भयंकर साजिश उजागर कर दी थी। वो राजकुमारी आज भी किसी रूप में मौजूद है। बाबा, क्या मतलब है आपका? क्या वो राजकुमारी अभी भी जिंदा है या उसकी आत्मा किसी और के शरीर में है? हमें साफ साफ बताइए ये बात। हर पीढ़ी में उस राजकुमारी की आत्मा किसी न किसी रूप में जन्म लेती है और वो श्राप को आगे बढ़ाती रहती है। इस बार वो आत्मा सरला के रूप में है। रामू ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामू और सुखिया गुफा से बाहर निकलते हैं। दोनों के चेहरे पर गहरा सदमा है। सुखिया रामू को संभालने की कोशिश करता है। रामू भाई, ये तो बहुत बड़ी बात निकली। जिस राजकुमारी सरला ने हमारी इतनी मदद की, वही असल में हमारे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। ये कैसे मुमकिन है? सुखिया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पर फकीर बाबा ने यह भी कहा था कि इस श्राप को तोड़ने का एक तरीका है। हमें वापस जाकर पूरी योजना बनानी होगी। दोनों गांव की ओर वापस चल पड़ते हैं, मन में एक नया संकल्प और डर दोनों लिए हुए। रामू और सुखिया गांव लौटकर मुखिया जी, दादी शांता, पंडित गोविंद और गौरी को सारी बात बताते हैं। सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मुखिया जी, फकीर बाबा ने साफ कहा है कि राजकुमारी सरला ही उस 100 साल पुरानी राजकुमारी की आत्मा है जिसने हमारे परिवार को श्राप दिया था। ये तो बहुत गंभीर बात है रामू। जिस राजकुमारी पर पूरा गांव भरोसा करता है, वही असल में हमारे विनाश की जड़ निकली। अब हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। फकीर बाबा ने श्राप तोड़ने का उपाय भी बताया होगा रामू। हमें अभी पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि सरला को अगर भनक भी लग गई तो वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। दादी, बाबा ने कहा है कि सच्चाई को गांव के सामने खुलेआम लाना होगा और वो डायरी सबूत के तौर पर दिखानी होगी। तभी ये पुराना श्राप टूट सकता है हमेशा के लिए। सरला की दासी दौड़ती हुई कक्ष में आती है। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। राजकुमारी जी, बड़ी मुसीबत है। रामू और सुखिया जंगल में फकीर बाबा से मिलकर आए हैं और अब पूरे गांव में आपके बारे में अजीब बातें फैल रही हैं। सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उस बूढ़े फकीर ने आखिर सब बता ही दिया। अब ये राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मुझे अभी कुछ बड़ा और सख्त कदम उठाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। राजकुमारी जी, आप क्या करने वाली हैं? कहीं आप रामू के परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रही? ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। मैंने 100 सालों से इस राज को छुपा कर रखा है। अब एक गरीब किसान के परिवार की वजह से मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी। रामू, मुखिया जी, दादी शांता और पंडित गोविंद पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों, आज मैं एक बहुत बड़ा सच आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। ये डायरी सबूत है कि हमारे राज परिवार से जुड़ा एक भयानक श्राप कैसे शुरू हुआ था। तभी सरला अपने सैनिकों के साथ चौपाल पर पहुंचती है। चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आते हैं। ये सब झूठ है। एक बूढ़ी औरत की बकवास पर भरोसा करके तुम लोग राज परिवार पर इल्जाम लगा रहे हो। ये देशद्रोह है। इन सबको तुरंत गिरफ्तार कर लो। गांव वाले असमंजस में खड़े थे। कुछ सरला के सैनिकों से डरे हुए थे तो कुछ रामू की बात पर यकीन करने लगे थे। तनाव चरम पर पहुंच रहा था। रुको, राजकुमारी सरला, अगर आप निर्दोष हैं तो इस डायरी को खुद पढ़कर गांव वालों को सुनाइए। सच्चाई से डर कैसा, अगर आपका दामन साफ है तो। सरला की आंखों में घबराहट साफ दिखती है। तभी राजा बलदेव भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सरला, ये गांव वाले तुम पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे अभी और साफ साफ पूरी सच्चाई बताई जाए, कोई छुपाव नहीं चलेगा।
महाराज, ये डायरी 100 साल पुरानी है। इसमें साफ लिखा है कि आपकी ही वंशज एक राजकुमारी ने रामू के पूर्वजों पर यह क्रूर श्राप डाला था, अपनी साजिश छुपाने के लिए। राजा बलदेव डायरी पढ़ते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वे सरला की तरफ गुस्से से देखते हैं। सरला, क्या ये सच है? क्या तुम ही वो आत्मा हो जो इस मासूम परिवार को बरसों से तड़पा रही है? मुझे अभी इसी वक्त सच्चाई चाहिए, झूठ मत बोलना। सरला अब और नहीं छुपा पाती। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। आंखों में सदियों पुराना क्रोध झलकने लगता है। हाँ, ये सच है। मैंने ही ये श्राप दिया था, क्योंकि उस समय रामू के पूर्वजों ने मेरी और मेरे पिता की साजिश उजागर कर दी थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका। गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं। गौरी रामू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। इतने सालों तक हमारे परिवार ने बेगुनाह होकर इतना दर्द झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। ये कैसा घोर अन्याय है। राजा बलदेव आगे आकर रामू के सामने हाथ जोड़ते हैं। आंखों में पछतावा साफ झलकता है। रामू, तुम्हारे परिवार के साथ बरसों तक अन्याय हुआ है। आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया जाता है और तुम्हें राजकीय जमीन भी दी जाएगी। ये मेरा वचन है। पूरा गांव खुशी से जयकार करता है। आखिरकार ये श्राप टूट गया गौरा। अब हमारी आने वाली पीढ़ियां बिना किसी डर के खुशी से जी सकेंगी। हमारी लड़ाई आखिरकार रंग लाई है।